माला की 2 बेटियां थी। समय रहते उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी थी और अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। एक दिन वो अकेली घर पर बैठी खाना खा रही होती है। तभी उसका बड़ा दामाद पंकज और उसकी माँ कामिनी वहाँ आती है। पंकज का अचानक से फोन आता है तो वो दरवाजे पर ही रुक जाता है और कामिनी घर के अंदर आ जाती है। कितने अफसोस की बात है ना समधन जी, बुढ़ापे के समय में आपके पास अपना कोई बचा ही नहीं, आप बिल्कुल अकेली हो गई हो। इसीलिए कहते हैं कि लड़का होना जरूरी होता है। आपकी बात भी सही है समधन जी, लेकिन लड़का लड़की दोनों बराबर ही तो है। बराबर कहाँ है समधन जी, अगर बराबर होती तो आज आप अकेली थोड़ी ना बैठी होती। आपके घर में भी बहू होती, आपके घर में भी रौनक होती। देखो बेटियां थी आपकी जिसकी शादी कर दी आपने और वो चली गई अपने घर की रौनक दूसरे घर में लेकर। ये आज नहीं तो कल होना ही था, क्योंकि बेटियां तो पराया धन होती है ना। मुझे अपनी बेटियों को जाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि खुशी है कि वो अच्छे घर गई हैं। वो तो ठीक है समधन जी, लेकिन मान लीजिए लड़के के बिना कोई रौनक नहीं है। आपकी और मेरी इस टॉपिक पे बहस तो चलती रहेंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी बिल्कुल समधन जी, वैसे मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ बल्कि आपको समझा रही हूँ। खैर जाने दीजिए, आप पहले खाना तो खा लीजिए। मुझे कोई भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। कामिनी की बातों को अनसुना करके माला रसोई में जाती है। तब तक पंकज भी वहाँ आ जाता है और कामिनी के हाथों से पानी का ट्रे लेकर टेबल पर रख देता है और बोलता है, मम्मी जी हम कोई मेहमान है क्या जो आप इतना कुछ कर रही हो? इन सब की क्या जरूरत है? अरे हम तो अपने घर आए हैं, हमें प्यास लगेगी फिर से पानी निकाल के पी लेंगे। आप ये सब क्यों कर रही हो? बेटा तो क्यों भूल जाता है कि तेरा ससुराल बिना बहू का ससुराल है, तो ये सब काम तो तेरी सास को ही करना पड़ेगा ना। माँ, मम्मी जी की अगर बहू नहीं है तो यहाँ आकर मम्मी जी से काम करवाएं। बेटा हम कोई काम थोड़ी ना करवा रहे हैं, घर में कोई आता है तो उसे चाय पानी देना एक तहजीब कहलाती है जो कि सबके अंदर होती है। वही चीज तुम्हारी सास भी कर रही है, इसमें गलत क्या है? बैठो और पानी पियो, दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। माँ, आज के समय में आप कैसी बातें कर रही हो? माँ, मेरे लिए ना मेरी सास और माँ में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह आपकी बहू आपको माँ मानती है उस तरह मैं भी इनको माँ मानता हूँ। वो भी तो आपको कोई काम नहीं करने देती और आप चाहती है मैं यहाँ आऊँ और इनसे काम करवाऊँ, ये जानते हुए कि इनकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। मम्मी जी आप बैठिए, मैं सबके लिए चाय बना के लाता हूँ। बेटा मैं चाय चढ़ाकर पानी लेके आई थी, चाय बन गई होगी, बस मैं लेके आती हूँ, तुम बैठो। नहीं मम्मी जी, मैंने कहा ना आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। पंकज इतना कहकर रसोई में जाता है और अपनी माँ और सासू माँ के लिए चाय लेकर आता है। ये चीज पंकज की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद माला पंकज से बोलती है, बेटा तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी माँ है। अगर अपने ससुराल में तुम्हें काम करते देखेंगी तो उनको बुरा तो लगेगा ना। बुरा लगेगा? क्यों लगेगा? जब मेरी पत्नी मेरी माँ का काम कर सकती है तो मैं अपनी सास का काम नहीं कर सकता? आप भी तो मेरी माँ हो ना, और एक बेटा अपनी माँ का काम कर रहा है तो क्या ही दिक्कत है? मैंने आपकी बेटी से शादी की है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ध्यान रखूं, वो भी माँ की तरह। तो मैं वही कर रहा हूँ, ये तो मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, तो इसमें क्या ही दिक्कत है? तुम अपनी जगह सही हो बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ मेरे घर पे आई है तो उनका आदर करना मेरा फर्ज है। तुम जाओ और अपनी माँ को मना लो बेटा। ठीक है मम्मी जी, आप कह रही है ना तो मैं जा रहा हूँ। बाकी आपको ना जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना आप। बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हें नहीं करूँगी तो किसे करूँगी, तुम जाओ। माला के कहने पर पंकज अपने घर चला जाता है जहाँ उसकी माँ गुस्से से आग बबूला होकर बैठी होती है। उसके पहुँचते ही वो उसको बहुत सुनाती है, लेकिन अपनी सास के समझाने के कारण पंकज अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन माला अपनी बड़ी बेटी अंजलि को फोन करती है और बोलती है, अंजलि बेटी कैसी हो तुम? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, मेरे घर में ना सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ इतने सारे नौकर हैं कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पूरे दिन बस आराम करती हूँ। बेटा अगर तेरे ससुराल में कोई दिक्कत ना हो तो अपनी सास से पूछ कर 2-4 दिन के लिए मेरे घर आ जाएगी, क्योंकि मुझे अकेला सा लग रहा है और मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझसे काम भी नहीं हो पा रहा। माँ,
आप मुझे वहाँ काम करने के लिए बुला रही हैं? मैं अपने ससुराल में महारानियों की तरह रहती हूँ, वहाँ आके मुझे काम नहीं करना है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे घर 2-4 दिन के लिए आ नहीं सकती? माँ, आपने एक काम करिए, आप एक नौकरानी रख लीजिए, उसके जो भी पैसे होंगे वो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं अपना ससुराल छोड़ के आपके पास रहने नहीं आऊंगी। इससे आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरी भी। बेटा, तुझे अपनी माँ की बिल्कुल याद नहीं आती? तू खुद याद कर, कितना टाइम हो गया है, लेकिन तू मायके ही नहीं आई है। माँ, मैं मायके आकर करूँगी क्या? शादी के बाद तो ससुराल ही लड़की का घर होता है, और मुझे अब आपके यहाँ रहने की आदत नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, तुम मत आ, खुश रह अपने ससुराल में। अंजलि की बातें सुनकर माला को बहुत बुरा लगता है और वो फोन रख देती है। अपनी माँ के बहुत कहने पर भी अंजलि उससे मिलने नहीं आती है। एक दिन वो अपनी सास को अपनी माँ की कही सारी बातें बता रही होती है, जिसे सुनकर उसकी सास कामिनी बोलती है, बहू, तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तेरी माँ को समझना चाहिए कि अब तेरी शादी हो गई है, ऐसे ही उसके बुलाने पर बार बार तो जा नहीं सकती है ना तू। मैं जानती हूँ माँ जी, तभी तो मैंने मम्मी को आपसे पूछने के लिए पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था आपका यही फैसला होगा। कितनी समझदार है बहू तू, मेरी सारी बातों को कितनी जल्दी समझ जाती है। और एक मेरा बेटा भी मेरी सारी बातों को समझ जाता तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, मैं धीरे धीरे उनको भी समझा दूंगी। वो उस घर के दामाद हैं, तो उसी तरह रहे। हाँ बहू, समझा दे, मेरी ना सही तो तेरी ही समझ जाए वो। अपनी माँ और अपनी पत्नी की सारी बातें पंकज सुन लेता है, जिसे सुनने के बाद वो तुरंत अपनी सास को फोन करता है। फोन उसकी जगह उसकी पड़ोसन शांति उठाती है और बोलती है, आप कौन बोल रहे हैं? आंटी जी नमस्ते, वो मम्मी जी कहाँ होंगी? उनसे बात करनी थी, थोड़ा बात करवा देंगी आप? मैं अभी आपकी उनसे बात नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि वो सो रही है। उनकी तबीयत बहुत खराब है, कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। पंकज अपने कमरे में जाता है और बहुत सोचने समझने के बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपनी सास के घर चला जाता है और वहीं रहने लगता है, जिससे उसकी सास बहुत खुश हो जाती है। दोनों दामाद और सास माँ बेटी की तरह रहते हैं। मालो को ना ही अपनी बहू की कमी महसूस होती है और ना ही अपने बेटे की, क्योंकि पंकज दामाद होते हुए भी एक बेटे होने का सारा फर्ज निभा रहा था। कुछ दिनों बाद उसके पास अंजलि का फोन आता है। आप सच सच बताइए, आप कहाँ हैं? आपने बोला कि आपके ऑफिस वालों ने आपको काम से बाहर भेजा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको कहीं नहीं भेजा है। जैसे तुम अपने ससुराल में हो, वैसे मैं भी अपने ससुराल में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना, यहाँ रहना ना मेरा फर्ज बनता है। क्योंकि जिस औरत ने मुझे अपनी बेटी दी है, मुझ पे यकीन करके, उस औरत का यकीन मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हारा फर्ज अगर नहीं बनता है उनकी सेवा करने का, उनको प्यार देने का, उनकी देखभाल करने का, तो एक दामाद होने के नाते ना ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी सास की सेवा करूँ। और इस टाइम ना मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि उनको इस टाइम सहारे और प्यार की बहुत जरूरत है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपना सारा सामान लेके मेरे घर क्यों गए हैं? मुझे कुछ भी नहीं कहना है, बस तुमको मैं अपना फैसला बता रहा हूँ। मेरी सास को मेरी जरूरत है तो मैं उनके पास हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी सास की मैंने सारी बात सुन ली थी, लेकिन मुझे ना कोई शिकायत नहीं है तुम लोगों से। लेकिन आज अपनी सास का ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि बहू ना सही दामाद तो है उनका। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो फिर तुम एक काम करो, अपना सामान बांधो और चुपचाप से यहाँ आ जाओ, मेरे साथ रहो। और हाँ, बात रही मेरी माँ की, तो मेरा भाई है, वो सब कुछ देख लेगा। अपने पति के फैसले से मंजूर होकर अंजलि को भी अपने मायके आकर रहना पड़ता है, जिसके बाद भले ही पंकज का ससुराल बिना बहू का था, लेकिन अब उसकी सास को कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए उसका दामाद और उसकी बेटी हमेशा साथ थे। अनुपमा पूजा कर रही होती है। अनुपमा पूजा करके हटी ही थी कि तभी राखी और अमर लड़ाई करते हुए आते हैं और ये देखकर अनुपमा बोलती है, अरे अरे बस, तुम दोनों सुबह सुबह इतना काहे झगड़ा कर रहे हो? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है का? जब देखो तब झगड़ा ही करत हो। तुमसे समझदार तो छोटे बच्चे होते हैं। मम्मी, आपको अपने लाडले की कभी गलती नहीं दिखती, हमेशा ही मैं गलत लगती हूँ आपको। अरे आप अमर से भी तो पूछो कि वो मुझसे लड़ाई क्यों कर रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। हाँ हाँ, तुझसे ज्यादा सच्ची तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मम्मी, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन ये राखी आई और सामान को इधर उधर करने लगी। बताओ अब मुझे गुस्सा आएगा या नहीं? हाँ, तो
तो मेरी ड्रेस नहीं मिल रही थी तो मैं तेरे कमरे में आई थी। अब तू मेरे आने से डर गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू है ही डरपोक। और सामान तो मैंने इधर उधर किया भी नहीं है, झूठ मत बोल तू। मम्मी आप खुद ही मेरे साथ मेरे कमरे में चलकर देखो, आपको खुद दिख जाएगा कि सामान को इधर से उधर किया गया है या मेरे कमरे में भूकंप लाई है ये। अब अचानक से कोई ऐसे आएगा तो मुझे तो डर लगेगा ना। हम सामने खड़े हैं तब तो तुम दोनों इतना लड़त हो, हमरे पीठ पीछे तो तुम दोनों एक दूसरे का सर ही फोड़ दोगे। और राखी, तुम्हारी ड्रेस अमर के कमरे में कैसे जा सकत है? तुझे पहले अपने कमरे में देखना चाहिए ना। थैंक यू मम्मी, मैंने अपने कमरे में ढूंढ ली थी लेकिन कहीं नहीं मिली, तभी तो मैं अमर के कमरे में आई थी ना। और वैसे भी अमर को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो उसने ही मेरी ड्रेस इधर उधर की होगी। राखी, कब समझदार बनेगी तू? अरे अमर तोहरी ड्रेस लेके क्या करेगा? उसे थोड़ी ना तेरी ड्रेस पहननी है। कुछ भी बोलत है, खामखा हमरे बच्चे की सुबह सुबह नींद खराब कर दी। माँ, आप ना ज्यादा अच्छाई की मूरत मत बनो। अमर आपकी सौतेली औलाद है, तभी आप उसके आगे खुद को अच्छा साबित करना चाहती हो ना। और अपनी सगी बेटी की तरफ से कुछ बोलती ही नहीं हो आप। ई का बोलत है राखी तू? हमरे लिए अमर, तू और नलिन तीनों एक ही बराबर है। पता नहीं हमरे प्यार में कहाँ कमी रह गई कि तुम में से कोई ना कोई हमको ई बात याद दिला ही देते है। मम्मी आप भी ना किसकी बातों को दिल से लगा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये दोनों तो कभी आपको समझते ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन दोनों के लिए कितना ज्यादा करती हो। हाँ हाँ, एक तू ही तो है जो मम्मी को समझता है, हम तो कुछ है ही नहीं ना। आया बड़ा मम्मी का चमचा। राखी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अनुपमा को राखी और नलिन की ये बातें बहुत बुरी लगती है कि अनुपमा सगे और सौतेली में फर्क करती है और ये बातों से चुपती रहती है। लेकिन अनुपमा अपने दर्द को हमेशा ही अपने अंदर छुपाए रखती और वो हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने तीनों बच्चों के लिए सब कुछ किया करती। ऐसे ही अनुपमा के दिन उसके परिवार के साथ कभी हंसते कभी तनाव में गुजर रहे थे। एक दिन नलिन की दोस्त रिचा वापस अनुपमा के घर आती है, जिसे देखकर नलिन बोलता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें याद है ना उस दिन क्या हुआ था? तुम फिर भी आ गई। अब पुरानी बातों को याद करके हम आज को थोड़ी खराब कर सकते हैं। उस दिन जो भी हुआ वो सब तो मैं अपने दिमाग से निकाल चुकी हूँ। तुम सब भी उस दिन की बातें भूल नहीं सकते हो। रिचा की बातें सुनकर वहाँ अमर और अनुपमा भी आते हैं। अनुपमा रिचा को पानी देती है। अनुपमा को पानी देता देखकर अमर बोलता है, मम्मी आप ये क्या कर रही हो? जिस लड़की ने आपकी इंसल्ट की आप उसे पानी का गिलास दे रही हो? अरे इस लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अमर सही कह रहा है। मम्मी अपनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो थोड़ी। रिचा तुम यहाँ आई, पुरानी सारी बातें भूल गई, हमें अच्छा लगा, लेकिन अब इससे ज्यादा हम तुमसे और बात नहीं करना चाहते हैं। नलिन, अमर, ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? अरे मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब अगर तुम दोनों ही मेरे साथ ऐसे बर्ताव करोगे तो मुझे लगेगा कि तुमने अब भी मुझे माफ नहीं किया। तुम्हें सही लग रहा है, हमने तुम्हें माफ नहीं किया है और ना ही माफ कर सकते हैं। अरे जो लड़की मेरी मम्मी की इंसल्ट करे उसे मैं माफ करना तो दूर की बात है, देखना भी पसंद न करूं। जाओ घर से मेरे। अनुपमा आंटी, आप तो कुछ बोलिए ना। अब क्या मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि मैं अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ आप लोगों के आगे? अनुपमा सबकी बातें सुनने के बाद बोलती है, नहीं बिटिया, तुम्हारा पूरा फर्ज बनता है अपनी बात रखने का। नलिन और अमर घर आए मेहमान से ऐसे बात करत है क्या? दूसरों की गलती निकालने से पहले खुद की गलती पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मम्मी आप भूल क्यों रही हो कि रिचा वही है? बस अमर, हमको सब याद है कि हम तुम तीनों की माँ भी हूँ। अरे अगर कोई अपनी गलती मान रहा है तो उसे धुतकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी गलती को भुलाना चाहिए। थैंक यू आंटी, मुझे यकीन था कि आप तो कम से कम मेरी बातों को समझोगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपका अपमान किया, मुझे उसके लिए माफ कर दो। बेटा, माफी गलती की मांगी जात है और लोगों को अपनी गलती ही समझने में कितना समय लग जाता है। यहाँ तो तुम अपनी गलती भी समझी और घर आकर सबके सामने माफी भी मांगी हो। लेकिन मम्मी ऐसी माफी का क्या जो 4 दिन में वापस से दोहराई जाए? अच्छा, तो इस हिसाब से तो पूरी दुनिया ही गलती करत है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी गलती नहीं की और उस गलती को गलती से दोहराया ना हो। बस यही तो चाहिए था, इस इमोशनल फूल औरत को अपनी बातों में लाना। उस दिन इन सब ने मिलकर मेरी इंसल्ट की थी ना, अब मैं रोज इन सब की इंसल्ट करूंगी। मम्मी आप हमेशा ही दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हो। अनुपमा किसी की नहीं सुनती और रिचा को माफ कर देती है। लेकिन अनुपमा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि रिचा का इरादा माफी मांगने का नहीं
बल्कि अपनी इंसल्ट का बदला लेने का था। और बस इसीलिए ही रिचा सबके आगे माफी मांगती है। माफी मांगने के बाद रिचा सबके साथ बैठी होती है। वहाँ राखी और सुखीलाल भी आ जाते हैं। अनुपमा के ससुर सुखीलाल अखबार पढ़ रहे थे, तभी राखी कहती है, दादाजी, अखबार कितने पुराने जमाने का हो गया है। अब तो आपको सारी खबरें फोन पर और टीवी पर ही देखने को मिल जाएगी। तो आप ये अखबार में क्या देखकर अपनी आंखों को और कष्ट दे रहे हो? लो, यहाँ तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ ये लोग खुद ही एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। बस मुझे तो उसमें थोड़ा सा नमक डालना है ताकि मैं आराम से मजे ले सकूं। बिटिया, अब हम बूढ़े हो रहे हैं तो खाली बैठने से तो अच्छा ही है ना, हम अखबार ही पढ़ ले। ऐसे ही कुछ समय भी कट जाएगा। अब किसे पता आगे कितनी जिंदगी है। दादाजी बूढ़े नहीं, आपको अब बैठकर खाने की आदत हो गई है और यही आदत है जिसकी वजह से अब तो आप हाथ पैर भी नहीं हिलाना चाहते हो। नलिन और राखी रिचा के आगे सुखीलाल का मजाक बना रहे थे। तभी सुखीलाल के पेट में गैस बनने की वजह से जोर से पाद निकल जाता है, जिसके बाद राखी कहती है, बट नॉनसेंस दादाजी, आप देख तो लीजिए कहाँ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो। खुद को तो शर्म नहीं है और हमें भी शर्मिंदा कर रहे हो। रिचा, सॉरी। नो इट्स ओके, बट आप लोगों को समझाना चाहिए था ना अपने दादाजी को। मैं तो खैर किसी चीज का बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन कहीं और कोई होता तो वो जरूर बोल देता। राखी और रिचा की बातें सुनकर अनुपमा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो दोनों ससुर जी का मजाक जो उड़ा रहे थे। और ये सब होते देखकर अनुपमा अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए उन सब के आगे कहती है, ससुर जी ने ये किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं किया। ये तो स्वाभाविक चीज है जो सबको होते हैं। क्यों नलिन, कल तो तेरे पेट में भी गड़बड़ रही, और राखी तुझे तो 10 लगे थे ना उस दिन। अनुपमा के इस जवाब को सुनकर सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है और रिचा और राखी तो मुंह भी बना लेती हैं। अनुपमा अपने ससुर जी की सबके आगे नाक कटने से बचा लेती है और सबका मुंह बंद करवाकर अपने ससुर जी का साथ देती है। लेकिन अब रिचा क्या करेगी, क्योंकि एक बार फिर से उसे अनुपमा से मुंह की खानी पड़ी। ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ अनुपमा के सारे एपिसोड्स के साथ।